नमस्कार, एमएनबी लाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम कुछ टर्म्स पिछले दिनों से महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के जो सवाल हैं, उनसे बहुत ज़्यादा हम लोग जूझ रहे हैं। और जब महंगाई की बात होती है या बाजार के गिरने-उतरने की बातें होती हैं, तो कुछ टर्म्स हमारे सामने बार-बार आती हैं, बाजार, बेरोजगारी, कारोबार के अलावा। हम सुनते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, एक ग्लोबल इकोनॉमी के जो क्यूज़ हैं, उसके बड़े सवाल आते हैं। तो इनमें बहुत सारी टर्म ऐसी हैं जो पॉलिटिकल लोग बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन वो आम आदमी के सिर से ऊपर है और आम आदमी को इन सब बातों से मतलब है भी नहीं। उसे इस बात से मतलब है कि उसे रोजगार कब मिलेगा, उसकी थाली में जो खाना है वो अच्छा कब होगा, या उसके सामने रोजी रोटी के जो सवाल हैं वो अहम होता है। ऐसे कई और सारे सवाल हैं जिन पर हम आज बात कर रहे हैं मयंक वाजपेयी से, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आर्थिक मामलों की भी जानकारी रखते हैं, और आप उनसे बाजार और इन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। मयंक, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम आपसे पहला सवाल ये हम आपसे पहला सवाल यही करेंगे कि अभी जो बाजार के हालात हैं, इनमें रोजगार या एम्प्लॉयमेंट की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या हैं? जी, जैगम जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया है इस करने का और अपने सभी दर्शकों से रूबरू होने का। सबसे पहले तो आपने अभी इंट्रोडक्शन में एक बात बोली डिमोनेटाइजेशन को लेकर। तो जहां से इसकी शुरुआत हुई थी और एंड जो कंज्यूमर, जो हमारा भारतवर्ष का नागरिक है, उन सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये एक फेलियर था और एक स्पीड ब्रेकर की तरह आया बिजनेसेस के लिए। बिजनेसेस को काफी लॉसेस हुए और लोगों को अननेसेसरी एफर्ट्स, बेफजूल की दौड़ भाग करनी पड़ी, शादियों में रुकावटें आई, हम सबको पता है। लेकिन फिलहाल जनता से या जो देखा है, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतवर्ष जो है वो ऐसा देश है जहां पे हर नागरिक अपनी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक या अपनी अपनी खुशी के लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो क्योंकि इस बात को अब कुछ समय हो गया है, मुद्दा इसका बना के डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन जब किसी भी देश की या फिर आप अपनी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि हमें आगे फोकस करना चाहिए कि क्या और किया जा सकता है और कैसे चीजों को बेटर किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले तो यही मानता हूँ कि हाँ, फेलियर था, और रादर देन हम उस पे सोच विचार विमर्श करते रहें या फिर डिस्कशंस करते रहें, हमें आगे की तरफ फोकस करना है। सबसे पहले देखना है, कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। हमारा लॉकडाउन बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था, देश तैयार नहीं था, लोग तैयार नहीं थे। जितने बड़े बिजनेसेस थे उनको भी इम्पैक्ट आया, जितने छोटे बिजनेस थे उनको भी इम्पैक्ट आया। मार्केट्स क्रैश हुई, गोल्ड्स के रेट रुक गए थे वहीं के वहीं। अगर आप अभी भी जाओगे जाके गोल्ड वगैरह के रेट्स देखोगे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। आज की डेट में फ्यूल सर्च मार रहा है, कुछ रुपयों की एक्साइज में कमी आई है अभी, लेकिन फिर भी सर्च मार रहा है फ्यूल। अगर आप कोविड के टाइम पे जाओगे तो क्रूड ऑयल प्राइसेस भी लो थे और इंडिया में ओवरऑल प्राइसेस भी लो थे, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी लो कर रखे। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन नहीं थी मार्केट। तो अगर हम जैसे बात करें इन सब चीज़ों की, जो आपने कहा कि फ्यूल सर्च कर रहा है या मार्केट, या समझ लो कोविड चला गया, डिमोनेटाइजेशन एक पुरानी बात हो गई। अब उसे लेके बैठे रहें कि साहब 5 साल पहले, 4 साल पहले कुछ हुआ, या अभी रिसेंट टाइम्स में। एक बड़ा मुल्क है और हमारी एक आदत रही है कि हिंदुस्तानियों की, कि हम इन सब मुसीबतों से, इन सब परेशानियों से लड़के निकल के हमारी सेविंग से मतलब हम निकाल लेते हैं। और जो हमारा कल्चर रहा है सेविंग्स का, या समझिए मार्केट में जो भी हमारा एक चलन रहा है कि भाई किसान है, खेती है। लेकिन अब रिसेंट टाइम में देख रहे हैं कि जो एग्री सेक्टर है, जो मार्केट को संभाल लेता था, वो अपने आप में क्राइसिस में है। तो इन हालात में क्या मार्केट बच पाएगा, और हम कैसे इकोनॉमी को हम कैसे सस्टेन कर पाएंगे इन हालात में? जैगम जी, जैसे कोविड जब हमारा फर्स्ट लॉकडाउन जो था, जब वो लिफ्ट होना शुरू हुआ था, तब मार्केट कंडीशंस वर्स थे।
मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी हमने वापस से इकोनॉमी रीगेन कर ली है या हम पॉजिटिव्स में जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हमारा ग्रोथ रेट स्लो है, बट फार बेटर है जो 2021 लॉकडाउन के बाद हुआ था। हमें सेकेंड लॉकडाउन ने एक्स्ट्रा इम्पैक्ट दिया। एज फार एज ग्रोथ रेट कंसर्न्ड है अभी के लिए, तो हम लगभग 7.2% के आसपास देख रहे हैं, जो कि UNCTAD जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2021 की, उसको उन्होंने पब्लिश किया था। 3.5% ओवरऑल था हमारी इकोनॉमी में, विच वाज कॉमन अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। लेकिन साथ ही में बाजार धीरे धीरे उठ रहा है। जब मैं कहता हूँ धीरे धीरे उठ रहा है, तो उसका मतलब सबसे पहली चीज जिसकी रीचेबिलिटी ज्यादा है वो सबसे पहले इम्पैक्ट कॉज कर रहा है। तो जब आप देखते हैं बड़ी कंपनीज, और जब हम बात करते हैं फॉर एन एग्जांपल एग्री सेक्टर की, विद फार्म लॉज इन प्लेस, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो वापसी करी है वो उन्हीं सेक्टर्स ने करी है जो रेडिली अवेलेबल थे। लॉकडाउन के टाइम में भी, जैसे आपने भी एक सेविंग्स की बात कही थी, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और सबसे बड़ा क्राइसिस था वो था डेली के कमाने और डेली के जो डेली वेजेस, जो डेली वेज वर्कर्स कहते हैं जिन्हें, उनके ऊपर। और अभी भी ऐसा है कि जो एंड फार्मर है, जो खेती कर रहा है, वो अभी भी गांव में ये बात सुन लेता है। हम NCR में अगर किसी भी मॉल में जाते हैं और हम उनको बोलते हैं कि वो प्रॉब्ली हमें कोई डिस्काउंट देगा ये कह के कि लॉकडाउन था और हमारी इकोनॉमी नहीं सही है या हमारे पास पैसे कम है, तो वो नहीं सुनेगा। लेकिन यहीं आप अपने गांव या मेरे गांव जाएंगे और वहां पर एक किसान कोई फल या सब्जी बेच रहा होगा, और अगर आप उसको कहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से आपके पास पैसे नहीं थे, तो वो फिर भी दे देगा। यही हमारा देश है। तो डेफिनेटली अभी जो जो इमीडिएट, जिसको फ्रंट लाइन तबका कहते हैं, जो फार्मर्स हैं हमारे, जो फ्रंट लाइन फूड अर्नर्स हैं हमारे लिए, वो इम्पैक्टेड हैं। हम आशा ही कर सकते हैं, आशावादी होना निराशावादी होने से। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मुझे अभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी, और मैं मार्केट में, जो दिल्ली के होलसेल मार्केट्स हैं या रिटेलर्स हैं, जो बड़ी मंडियां कहलाते हैं, वहां में कम से कम 4 दिन में घूमा और मार्केट में सामान अवेलेबल नहीं था। कुछ जगह मतलब ना ग्राहक है ना सामान है। आप उनसे पूछिए, जबकि फेस्टिव सीजन है और दिवाली या इसके आसपास हम समझते हैं कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा बूम करता है या मार्केट में पैसे का फ्लो एकदम तेज हो जाता है, लेकिन वो इम्पैक्ट मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। बाजार से लोग, ग्राहक गायब थे। दुकान पे जाइए तो टाइम है उसके पास, वो आराम से बैठ के, होलसेलर है, वो एक एक प्रोडक्ट को आपको दिखा रहा है कि भाई ये ले लीजिए, ले लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि क्या मतलब सामान नहीं आ रहा है या मार्केट में डिमांड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इम्पैक्ट है, कहाँ फर्क कहाँ है? जैगम जी, सेक्टर्स अभी हम जो बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स या FMCG या फिर आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हम अपने देश में इंपोर्ट करते हैं, उसमें एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो हर लेवल पे लगा हुआ होता है। और इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस जो चलते हैं वो उधारीकरण पर चलते हैं, कि होलसेलर शॉपकीपर या रिटेलर को उधार में सामान, जब उसका सामान बिक जाता है तब वो पैसे वापस करता है। बीच में एक ऐसा टाइम आया जहां पर कुछ समय तक कोई भी अपना धंधा खोल नहीं पाया था, और खोलता भी तो डिमांड और सप्लाई में दोनों चेंज बंद थे, कुछ भी नहीं था अपार्ट फ्रॉम मेडिकल इक्विपमेंट्स, यस, जो जिसको हम एसेंशियल गुड्स कहते हैं, उसके अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो अब समय ऐसा है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में। कोई भी अपने पास सेविंग्स नहीं है अगर, तो सबके पास लिमिटेड है। कोई भी अपना पैसा जबरदस्ती ये करके नहीं डालना चाहता कि वो बहुत सारा ऑर्डर कर दे और इसके बाद फिर पता नहीं वो बिके ना बिके, या फिर से क्राइसिस आ जाए, या फिर से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो दिवाली में बिल्कुल दिखा है, इस साल बहुत ज्यादा विजिबल था। शोर शराबा कम है, पटाखे तो वैसे ही फूटे हैं जैसे फूटते थे हमेशा, लेकिन उसके अलावा भी जो छोटे दुकानदार सामान है जिस हिसाब से बिक्री होती थी, मैं जितने लोगों को जानता हूँ अपने आसपास में, एक तरीका, एक नजरिया चीजों का बदल गया है। कोशिश पूरी होती है पिछले साल से इस साल हर त्योहार, वो किसी भी व्यक्तिगत धर्म का हो, वो अच्छा था, क्योंकि लॉकडाउन का साया ऐसा कुछ आसपास नहीं था, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हट गए थे। तो कंज्यूमर इनेबल हो रहा है, बॉटम लाइन में ही बोलूंगा, कंज्यूमर इनेबल हो रहा है, धीरे धीरे स्टेप बैक करेगा। बट ये जो धीरे धीरे है, इसके लिए इससे
जो बिग फिशेस हैं, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं, उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो ऐसा ऐसा आदमी है जो हमारे भारत का ऐसा नागरिक है जिसको एक दिन की कमाई से भी फर्क पड़ता है, उनको डेफिनेटली फर्क पड़ रहा है। तो आपके माध्यम से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर जैसे अभी काफी काफी ब्रांड्स प्रमोट कर रहे थे स्मॉल बिजनेस को, Amazon और फ्लिपकार्ट और ग्रोफर्स बिल्कुल बूट्स पे हैं, लगातार लोग शॉपिंग कर रहे हैं, स्पेशली हमारी एनसीआर टाइप की जनता। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, प्लीज ट्राई और कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, आप उनसे सामान लें। ये हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में हेल्प करेगा। जी, आपने एक अच्छा लोगों से अपील किया है, लेकिन इसके बाद भी हम ये कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन हालात में, जो मौजूदा हालात हैं, कि कब तक हालात नॉर्मल हो पाएंगे, या लोगों को जो है वापस हायरिंग की जो प्रोसेस है छोटे लेवल पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो शहर हैं या अर्बन सेंटर्स हैं उनमें लोग करते क्या थे, जैसे आपने कहा ना एग्री सेक्टर को एक जो है जर्क लगा है, लेकिन एग्री सेक्टर जो है इसलिए बच जाता था, जैसे हम ही लोग हैं, घर में खेती हो रही है, घर में 2 लोग खेती में लगे हुए, बाकी 3 लोग एनसीआर में या दिल्ली में या आसपास के शहर में चले गए। मान लीजिए डिलीवरी बॉयज ही हैं, नहीं मिल रहा उसे 1 लाख का जॉब, या मान लीजिए किसी मॉल में वो जो है काउंटर पे एक सेल्स बॉय है, वो अपना 10-20 हजार रुपए जो भी घर लेके जा रहा, तो उससे जो है वो एक दूसरे को जो है वो कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो जाता था कि खेती का लॉस जो है इधर पूरा हो गया, या इधर अगर उसका जो खर्च कम है तो खेती का एक अमाउंट, एक सरप्लस अमाउंट पूरे साल में एक बार आया तो उसने उसे जो है कम्प्लीमेंट कर लिया। लेकिन अब परेशानी ये है कि खेती भी जर्क में है, और जो स्मॉल लेवल पे जो ये एंट्री लेवल की जो हायरिंग है वो भी नहीं है। तो ये हालत कब तक हम सोचें कि कब तक कायम रहेंगे ऐसे? जैगम जी, एंट्री लेवल की जो जो जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि बिग फिशेस उनको लॉस हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे करके मार्केट में वापस आ रहे हैं, आ गए हैं, या फिर आने की सोच रहे हैं। अगर आप कंपेरेटिव लॉसेस जो कहे जाते हैं, अगर उनको कंपेयर करोगे आप, तो डेफिनेटली जो भी एस्टैब्लिश कंपनीज हैं जिन्होंने भी अपने हायरिंग इकोसिस्टम को रोक दिया था, या फिर अपने ओवरऑल जो हायरिंग यूनिट होती है उसको रोक दिया था, कुछ भी नया ऑनबोर्ड नहीं कर रहे थे अनसर्टेनिटीज की वजह से, उन्होंने वापस से मार्केट में कदम रखा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट कर दिया। जो हमारे डिलीवरी सेगमेंट में जितने भी प्राइम मैं देखता हूँ, जोमेटो, स्विगी और आपका ग्रोफर्स है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। हायरिंग जितना जितना भी मेरा नॉलेज है वो ये कहता है कि हायरिंग्स ओपन है। कई बार ऐसा होता है कि रिसोर्सेस की कमी वजह से जो बंदा हमारा यूपी में बैठा है, जो बंदा हमारा बिहार में बैठा है, कई कई कारणों से कई बार वो मन में ऐसा सोच लेते हैं कि हालात शायद नहीं सुधरे हैं या नहीं बेहतर। तो मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि चीजें वापस धीरे धीरे बहुत बहुत स्लो स्पीड में जा रही हैं, लेकिन हायरिंग एक ऐसी चीज है जहां पे अपॉर्चुनिटीज वापस से बनने लग गई हैं। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए वैक्सीनेशन प्लान कर रहे हैं और बहुत ही जल्द वो फुल वर्क फ्रॉम ऑफिस मॉड्यूल में आना चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से 4 या 5 कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जो कि ये हमने उस तबके के लिए बात करी जहाँ पे बिल्कुल फ्रंट लाइन में काम करना था, डिलीवरीज वगैरह के लिए। उसके अलावा भी इश्यूज क्या है सर, मेंटल हेल्थ का इशू हो रहा है। और ये इश्यूज मुझे लगता है कि जैसे परेशान होने वाले सबसे ज्यादा जो हमारे जो जिस जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, वो जनसंख्या जो पैदल यहाँ से दिल्ली से और पैदल जिन्होंने यूपी और बिहार का सफर तय किया, उनके अंदर कंपेरेटिवली जो मेंटल हेल्थ है वो उनकी ज्यादा स्ट्रांग होती है, रादर देन जो हमारा कॉर्पोरेट क्राउड है। वो ऑलरेडी इतने कंपटीशन और रैट रेस में लगे हुए हैं कि अगर ऐसा कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे उनका रिजल्ट या आउटकम उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होता है, तो वो काफी टूट से रहे, बिखर रहे हैं। जिसमें हमारा पूरा का पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड सबसे ज्यादा जो है वो इस चीज को महसूस करता है। तो मैं 4-5 चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करता हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कि डिजिटल मार्केटिंग ने काफी बूम लिया है, और मार्केटिंग ने स्पेशली बूम लिया है। हर चीज अब बात होती है डिलीवरी पे। तो मेरे हिसाब से ये
बहुत सारे हमारे स्किल्ड लेबरर्स ऐसे हैं जो जनरलाइज स्किल्ड हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है। आप किसी भी दिन डिजिटल मार्केटिंग को अपना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपको कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा यूट्यूब और गूगल पे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। आप थोड़ी मॉक प्रैक्टिसेस करेंगे और ये एक करियर ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग जो है, ये एक ऐसी चीज निकल कर आई है। काफी काफी मैंने देखा है कि लोग झिझकते हैं कैमरा के सामने जाने में या फिर पढ़ाने में। मेरे हिसाब से ये बच्चों की तरह ही है। हाँ, मैंने नॉर्मल प्रॉब्लम सुनी है कि कई बारी नए टीचर्स ऐसा कहते हैं कि बच्चों के अभिभावक भी साथ में पीछे खड़े होकर देख रहे होते हैं, बट मेरे हिसाब से उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आप ऑनलाइन टीचिंग एक नया ट्रेंड है मार्केट में और बहुत बूम कर रहा है। टीचर्स की कमी है जितना मैं जानता हूँ। अलग अलग लेवल्स पर कंपनीज हायर कर रही हैं। एक अच्छा करियर ऑप्शन है जिसपे एप्लीकेशन करी जा सकती है। वो लोग कर सकते हैं जो एक करियर अपना टीचिंग में रखते थे या रखना चाहते हैं। उसके अलावा महिलाओं के लिए और वैसे पुरुषों के लिए भी है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स और मेकअप वगैरह में आजकल इंस्टाग्राम ने काफी बूम करा है। कई पेजेस हैं मेकअप के लिए। ऑनलाइन बुकिंग का अचानक से कोविड के बाद प्रचलन शुरू हुआ है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आए हैं मार्केट में, नए नए लोगों को। अब ब्यूटी पार्लर जाने का जमाना बंद हो गया है। अब लोग मेकअप आर्टिस्ट को अपने घर पर बुलाते हैं। उसके अलावा ये मैं 8 ईयर की बात करूंगा, जो हमारे बीटेक के लोग हैं जिन्होंने लैंग्वेजेस पढ़ रखी हैं, तो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी अचानक से डिमांड बहुत हाई हो गई है। और उसका भी एक रीजन है हमारे फोन पे पेटीएम वगैरह वगैरह ने बहुत सारा स्कैम इनेबल कर दिया है। तो उसके वजह से बिजनेसेस जब इम्पैक्ट होते हैं तो वो अपनी टीम प्रिपेयर्ड रखना चाहते हैं किसी भी समस्या से जूझने के लिए। और फाइनली एक और चीज है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। भारतवर्ष में एक्सेप्टेबिलिटी आना किसी भी चीज की काफी समय लग जाता है, कोई एक नई चीज को एम्ब्रेस करने में, अनलेस वो जनमानस को सुविधा देती है। तो ऐसी एक चीज थी फ्रीलांसर। जयगम जी, आप किसी को भी जाएंगे और बोलेंगे कि आप फ्रीलांसर हो, तो जो सोशल रिस्पेक्ट आपको मिलती है वो उतनी नहीं रह जाएगी अनलेस आप फिगर्स की बात करें कि आपकी फिगर क्या है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो फ्रीलांसिंग है, इसने कोविड के ही टाइम में, क्योंकि उससे पहले ऐसा कोई मॉडल था, लोग वर्क फ्रॉम होम एक्सेप्ट नहीं करते थे। अगर आप दफ्तर नहीं जाते हैं, कहीं बैठकर काम नहीं करते हैं, तो जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करती। आपके घर पे आपकी माता जी, आपकी मम्मी आपसे पूछने लग जाएंगी कि तो ऑफिस में जाता है तो करता क्या है अगर आप घर पे बैठे। पर कोविड के बाद ये काफी इसमें बदलाव आया है। अब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि घर पे बैठ के काम किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो फ्रीलांसिंग है, और फ्रीलांसिंग हर चीज के लिए होती है। आपको अगर डेटा एंट्री का काम आता है वो भी फ्रीलांसिंग होता है, उसका भी फ्रीलांसिंग होता है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपने, उसकी भी फ्रीलांसिंग होती है। आप कोडिंग कर लेते हैं, आप वेबसाइट बना लेते हैं, उसकी भी फ्रीलांसिंग होती है। आप वीडियोज बनाते हैं यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक पे, उसकी भी फ्रीलांसिंग होती है। आपको एडिटिंग आती है, उसकी भी फ्रीलांसिंग होती है। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आप अगर स्लाइटली लेवल 1 के ऊपर हैं, फ्रंटलाइन के ऊपर स्किल है, तो आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। और फाइनली मैं यही कहूंगा कि जो हमारा एंट्री लेवल तबका है, बिल्कुल उसके लिए कंपनीज हायर कर रही हैं, इश्तिहार आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं। जागरूक रहें, आसपास चेक करते रहें, कंपनीज हायर वापस से कर रही हैं। अच्छा, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की। एक टर्म और हम यूज करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी, कि एम्प्लॉयमेंट के लायक हम हैं या नहीं है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि मैंने भी अपने हायरिंग प्रोसेस में देखा है कि जो लोग, मतलब आपने एक वैकेंसी निकाल दी तो एक वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन तो मिलियंस में आ सकते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ देम आर एलिजिबल फॉर दैट, या उसका स्किल या उस काम के लिए उन लोगों में स्किल कितना है, ये बड़ा सवाल होता है इस हालात में। जबकि मार्केट में जो है, या घर पे लोग काम कर रहे हैं, या कोई अभी मार्केट पूरी तरह ऑफिस नहीं खुल रहे हैं, या हायरिंग उस लेवल पे जो है ऑफिस वाली नहीं हो रही है, तो क्या इस दौर में लोग अपना ये टाइम जो है या घर पे जो काम करने का, इसे स्किल को इम्प्रूवमेंट करने में या एम्प्लॉयमेंट के लायक होने कुछ कर सकते हैं? कोई सलाह है आपकी इस मामले में?
जी बिल्कुल कर सकते हैं। और एक और बात मैं बताऊंगा कि हमको ऐसा लगता है कि अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता है, हम अकेले क्या करते हैं। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा, आजकल एक और चीज का बूम है जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। वो करेंसी चली इसलिए गई क्योंकि लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, उस जो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसने उसे एक्सेप्ट किया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने अपने शुरू करे, और इसी वजह से वो करेंसी, बहुत सारी आपने सुने होंगे, अलग अलग है, मैं जाऊंगा नहीं उस पर। लेकिन बात अपनी मैं ये रख रहा हूँ कि जिसको जिस भी पर्टिकुलर चीज को जनता एक्सेप्ट कर लेती है वो ऊपर चली जाती है। अब हम जब क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जैसे मैं, मेरे पास एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रॉक करते हैं आज की डेट में, और कोविड का बहुत बड़ा उसमें हाथ है ओटीटीज को बढ़ाने का। नेटफ्लिक्स का बिजनेस इंडिया में इतना ज्यादा नहीं था, नेटफ्लिक्स टारगेट ही नहीं करता था डेली एनसीआर के अलावा और कहीं। आज की डेट में आप जाइए, नेटफ्लिक्स का बहुत अच्छा बिजनेस है यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में। जो 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 ओटीटी प्लेटफॉर्म, आई थिंक जितना मुझे पता है उसका नेटफ्लिक्स का प्लान सबसे ज्यादा महंगा है, लेकिन उनका अच्छा बिजनेस बूम कर रहा है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम मेट्रो सिटीज। वो मेट्रो सिटीज पहले टारगेट करते थे। हुआ क्या, जब कोविड आया तो सारी जनता ने चूज किया कि वो नेटफ्लिक्स देखेंगे। एक, जैसे मैंने अभी पहले बताया था जब हम नोटबंदी की बात कर रहे थे, कि आप अपने करियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी चॉइसेस कुछ भी, और कई बार कुछ भी गलत है, कुछ भी सही नहीं होता है। आपको तैयारी करनी है, और तैयारी किसी भी दिन आप किसी भी एज में ले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, किसी पोजीशन पे हो, लर्निंग कभी बंद नहीं होती है, बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं, और ये फैक्ट है। तो अपने आप को तैयार करना ये अलग, अपने इंसान, अपने लोगों, अपने अपने खुद पर होता है। तो आप किस तरीके से करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब पे बहुत सारी अवेलेबल है, आप चूज क्या करते हो वो आपकी अपनी चॉइस है। आप नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो, आप नेटफ्लिक्स बिल्कुल देखोगे। आप अपने आप को तैयार करना चाहते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आजकल कंटेंट बनाते हैं, कई लोगों का अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा होता है। आप उसको देखिए, आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करिए। कई बारी जब आप टीवी देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपना अगर क्लासिफिकेशन दे रहे थे, तो आपके एग्जाम्पल में अगर कोई भी इंसान जिसको अपना करियर मीडिया में देखना है, वो अगर ये देखें कि किस तरह से एंकर बात करता है, कैसे सवाल किए जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो दर्शक बन के कंटेंट पे ध्यान ना हो बल्कि काम पे ध्यान हो, तो वो सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज है जो हमारी जनता को खुद से करना पड़ेगा, जो लोगों को खुद से देखना पड़ेगा। कोई भी नेता चुनाव से पहले कोई भी एक्स्ट्रा देने नहीं आता। अच्छा, ये सब तो हुई इकोनॉमी की बात। अब मैं आपसे जो है, चूंकि आप अपना जो है, जो अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कराते हैं, जी। तो एक सियासी सवाल भी है। पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट जो है वो कितना बड़ा इशू है हमारी कंट्री में, और खासतौर पर आज के हालात में जो पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट एक टर्म हम अभी लगातार सुन रहे हैं, या क्या ये मौजूदा हालात के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है? डेफिनेटली यस। हर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, और इंसानों का नेचर है कि प्रॉब्लम अगर मेरी अपनी जाती भी है, तब भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका कंट्रीब्यूशन जो था उसकी गलती कैसे निकालूं। लेकिन फैक्ट ये है कि सरकार मौजूदा हालातों के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, और प्राइम रीजन आई थिंक, मैं ज्यादा वैसे पॉलिटिकल कमेंट्स करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जो इनिशियल एजेंडा दिखाया या बनाया था, उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया। खासतौर से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में जो चीजें बताई थी, दिखाई थी, सेकंड टर्म आते आते, और अभी हम मिड में चल रहे हैं उनके सेकंड टर्म में, काफी डिफरेंसेस हो गए हैं। अब जो फोकस है वो स्टेट्स कैप्चर करना और सरकार बनाने में जैसी चीजों पर है। बाकी जो योजना है, अभी अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि एक जो योजना थी खाने के लिए, राशन मुफ्त बांटने के लिए, उसको बंद कर दिया गया है, ये कहकर कि इकोनॉमी हमारी अब बेटर हो रही है। जैसा मैंने कहा, और हर कोई जानता है ये, छोटे से लेकर बड़ा तक भारतवर्ष में, कि आप इकोनॉमी बेटर बिग फिशेस के लिए हुई होगी, मेरे और आपके लिए हुई होगी, लेकिन वो जो किसान है, जो मैंने एग्जांपल दिया किसान का, वो अभी बेटर नहीं हुआ है।
उनको अगर कोई भी हेल्प अवेलेबल थी तो वो कहीं जा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा सा काम किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन उसके अलावा जो इकोनॉमी है, बहुत मैनेजमेंट और प्लानिंग से काम किए जा सकते थे, जहाँ पे अच्छा, एक मैं आपको आपको रोक के यहाँ पर एक पॉलिटिकल सवाल और करूंगा आपसे, जी और बहुत ही पॉलिटिकल सवाल है। वो ये है कि आम आदमी 2-3 टर्म्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। एक, भाई पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे वो फर्क नहीं है। मान लीजिए अगर 5-6 कंपनीज जो है उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा, तो वो भी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अल्टीमेटली उसका आम आदमी पे या आम आदमी को उस पर क्या असर पड़ रहा है या उससे क्या फायदा हो रहा है उन चीजों का, उसे कैसे समझे? पर कैपिटा इनकम सबसे पहले हमें समझना होगा। पर कैपिटा इनकम होती है वो जीडीपी से डराइव होती है, और जीडीपी जो पर कैपिटा इनकम होता है दैट इज एक्चुअली उसको जो हम निकालते हैं वो पर पर्सन की इनकम क्या है उस पर निकलता है। आपका सवाल है कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है पर कैपिटा इनकम का। जी, मतलब अब एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख, एक आदमी का जो 2,000 रुपए है, तो दोनों का तो एवरेज ही निकलता होगा ना, ये दोनों की इनकम जो है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का एवरेज निकलता है। इसीलिए जो जब पर कैपिटा इनकम निकलती है तो हमारी स्लाइटली बेटर या फिर क्लियर विजिबिलिटी नहीं देती है हमारी पर कैपिटा इनकम। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ये पुरानी समस्या थी, आज भी है, और कब तक रहेगी इसका ऊपर वाला मालिक है। मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जी मान लीजिए 4 या 5 इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज जो सो कॉल्ड, जिनके बारे में बार बार हम लोग पॉलिटिकली बयानबाजी होती है, नाम आते हैं उनके। मान लीजिए वो अर्न कर रहा है और 1 लाख आदमी बेरोजगार है, तो क्या उसके बावजूद भी जो है पर कैपिटा इनकम या जीडीपी ग्रोथ हो सकता है? सर, जीडीपी ग्रोथ वापस से, जब जब कंपनीज और बड़े पोजीशन के लोग या फिर छोटे पोजीशन के लोग या मिड सेक्टर या टॉप सेक्टर जो भी कमाता है, आपका लेना देना हमेशा जब आप किसी चीज का भाग करते हैं तो डिनोमिनेटर से होता है। डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाएगा, जो जो भाग में जो डिनोमिनेटर होता है, अगर वो बढ़ता जाएगा तो आप ऊपर कितना भी रख लें न्यूमरेटर में, हमेशा रिजल्ट छोटा आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जब तक एक बंदा 10 बंदे या एक ग्रुप हैंडफुल ऑफ लोगों से कुछ नहीं होता है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, लेकिन हमारा जो टैक्स पे तबका है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू आवर टोटल पॉपुलेशन, इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम यूएस एंड यूके। और उसका कारण ये है कि भुखमरी से लोग मर रहे हैं अभी भी। तो अगर ऐसे सिनेरियो में आप देखोगे तो मेरे हिसाब से आप तब तक पर कैपिटा इनकम की बात नहीं कर सकते जब तक टॉप लेवल्स है वो मीडियम लेवल और जो फ्रंट लाइन लेवल है उसको सपोर्ट करना ना शुरू कर दें। अब फ्रंट लाइन हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी हम किसानों की बात कर रहे थे, बहुत सारा सपोर्ट है जो हम कर सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो इंडिविजुअली करी जा सकती हैं, लेकिन वो नहीं होती हैं। पॉलिटिक्स का योगदान होता है, लेकिन अगर जनता जागरूक हो तो बहुत सारी चीजें जनता खुद से मैनेज कर सकती है, लेकिन यूजुअली ऐसे नहीं होता है। और फिर अगर सरकार राम भरोसे है तो आप भी राम भरोसे हैं। और राम तो का बहुत है। उसका एक हम एक चीज और भी देख रहे हैं, एक टर्म हमने भी सुनी, क्योंकि ये सब चीजें ना मेरे लिए जो jargon टाइप है कि जॉबलेस ग्रोथ, कि ग्रोथ हो रहा है लेकिन जॉबलेस है। तो ये इसको कैसे समझे, मतलब जॉबलेस ग्रोथ क्या है, कि ग्रोथ भी है और जॉबलेस भी है? आप मैं जो बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं जिन बच्चों ने, उनकी बात करता हूँ। रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स आपने कंपैरेटिवली सुने होंगे, आपके भी रिश्तेदार में, आपके जानने वालों में होंगे लोगों के बच्चे जिन्होंने एग्जाम्स दिए थे। काफी अच्छे रिजल्ट्स आए, 95%, 96%। आप क्या आए थे? मेरे नहीं आए थे, है ना? तो उन सारे बच्चों की ग्रोथ हुई है, ठीक है। अभी किस तरीके से आगे उन्हें इम्पैक्ट करेगी, ये इस पे कमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनकी ग्रोथ हुई है। हाँ, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो 10th की पढ़ाई है वो उसका चेक होता है या वो मायने रखती है, तो वहां पर इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। जिसकी तैयारी होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसकी तैयारी नहीं होगी उसका सिलेक्शन नहीं होगा।
उन लोगों का ग्रोथ हुआ है, बट वंस अगेन दे स्टैंड टू बी जॉबलेस। शुक्रिया साहब, मयंक साहब, हमसे बात करने का। बहुत अच्छा जो है, आपसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, समझने को मिली। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों की समझ में जो jargon से या जो बहुत सारे टेक्निकल टर्म से जो नहीं समझ पा रहे थे, वो एक आसान भाषा में, आसान शब्दों में वो समझ पाएंगे। हम फिर कोशिश करेंगे आपसे कि किसी और दिन आपसे फिर मुलाकात हो, इन मुद्दों पर फिर से बात हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ दर्शकों के सवाल, दर्शकों से ये निवेदन और अनुरोध करूंगा कि अपने सवाल अगर कोई भी हैं तो कमेंट करिए, पेज पे लाइक और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे लिए अगर कोई सवाल है तो जैगम जी के माध्यम से मेरे 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 को भेजिए वो सवाल, और मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।